हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हो। मैं भी मस्त मजे में हूँ। कल 9th का पेपर सॉल्व किया था, उसी के अकॉर्डिंग आज हम विज्ञान का 10वीं क्लास का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। स्वागत है साइंस एंड मैथ क्लास विकी चौधरी। तो पहला क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन उत्तर पुस्तिका में लिखे। पहला क्वेश्चन दे रखा है Fe2O3 प्लस 2Al बराबर Al2O3 प्लस 2Fe। ये समीकरण दे रखा है। इसके चार ऑप्शन, पहला संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। एपी का एल क्या कर रहा है, विस्थापन कर रहा है, तो इसमें हो गया विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। इसी के अकॉर्डिंग दूसरा क्वेश्चन, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी में या चूने के पानी को दूध या कर देती है। इस विलयन में क्या होगा, यानी विलयन कौन सा होगा। तो HCl विलयन के अंदर यानी अंडे का कवच मिला देने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि चूने के पानी को दूधिया कर देती है। उसी के आगे तीसरा क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों। तो इसका कारण यही है कि टीन है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए जिंक का लेप नहीं किया जाता है, क्योंकि जिंक अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके खतरनाक या विषैले लवण बनाता है, इसीलिए यह हानिकारक है। चौथा क्वेश्चन, एथेन C2H6 ये एथेन का सूत्र है। इसमें से संयोजक बंधों की संख्या पूछी है तो C और C, एक H H H। अब गिनना, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें बंधों की संख्या कितनी होगी, 7। आगे वाला क्वेश्चन, पादपों में फ्लोएम का उत्तरदायी है या पादपों में फ्लोएम उत्तरदायी है तो भोजन के परिवहन के लिए, किसके लिए, भोजन के परिवहन के लिए फ्लोएम उत्तर काम में लिया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन, रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है तो इंसुलिन हार्मोन करेगा। इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा का नियमन। आगे वाला क्वेश्चन, परागकोश में होते हैं तो परागकोश में क्या होते हैं, पराग कण होते हैं। क्या होंगे, पराग कण। समझ में आ रहा है सभी को। आगे वाला क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या। वैसे तो मनुष्य में टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी या टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसमें 22 जोड़ी तो फिक्स होते हैं और एक जोड़ी का मतलब जिसमें एक्स और वाई, एक्स गुणसूत्र व वाई गुणसूत्र होता है। तो इसका आंसर होगा एक जोड़ी। वाहनों के अगर डिब्बों में समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का प्रयोग वाहनों के अगर डिब्बों। आगे वाला क्वेश्चन, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो मानव में नेत्र के जिस भाग में प्रतिबिंब बनता है वह है दृष्टि पटल। क्या है, दृष्टि पटल। आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। कौन सा पद है वो विद्युत शक्ति को निरूपित करता नहीं है। इसमें नहीं पूछा है लेकिन मैं बता रहा हूँ जो करता है। तो करने वाला कौन सा है, V²/R। समझ में आ रहा है, एक IR² या I²R, तो इसमें से नहीं होगा। अब है 12वां क्वेश्चन, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो लघु पतन के समय या शॉर्ट सर्किट के समय बहुत अधिक विद्युत धारा होती है, तो इसमें बहुत अधिक बढ़ जाता है विद्युत धारा का मान। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह में जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो इसका आंसर बे होगा ए और बे। ए में क्या है, फलों के छिलके, केक, नींबू का रस, केक, लकड़ी एवं घास, ये होगा बे में। 14वां क्वेश्चन है, कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो पीएच मान सब होते हैं। तो सीधी सी बात है, 0 से 7 तक अम्ल होते हैं और 7 से 14 तक क्या होते हैं, क्षार। अब जिसकी वैल्यू 7 और 14 के मध्य होगी वही क्या होगा, नीले लिटमस को यानी लाल लिटमस को नीला करेगा, क्षारक होगा। तो इसमें हो रहा है 10, ऑप्शन 10 राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन दूसरा का पहला, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया लिखी है
समीकरण और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस जानते होंगे, जिसका सूत्र होता है CaSO4 डॉट हाफ S2, यानी जल का आधार। उसके आगे यानी जिप्स पीओपी की अभिक्रिया करवानी है जल से, तो बनेगा क्या, जिप्सम बनेगा, जो कि कठोर पदार्थ होता है। इसका उपयोग हड्डियां टूटने पर प्लास्टर प्लास्टर लगाने में किया जाता है, खिलौने बनाने में भी किया जाता है आदि में। तो यहाँ पर देखेंगे पीओपी CaSO4 डॉट हाफ S2 की अभिक्रिया जल के साथ करानी है, तो डेढ़ जल के अणु काम में लिए जाएंगे, और CaSO4 डॉट 2S2O ये प्राप्त होगा। इसे क्या बोलते हैं, जिप्सम, और इसे POP। इसका उपयोग बता दिया है खिलौने में, और यानी मनुष्य की हड्डियां टूटने में डॉक्टर के द्वारा प्लास्टर के रूप में किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो। तो आंख के द्वारा समायोजित, यानी अपने आंख के द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट अथवा दूर की वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करने का कार्य समंजन क्षमता कहलाता है। अष्टमें, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के अनुसार निकटतम बिंदु है 25 सेंटीमीटर, यानी निकटतम हम 25 सेंटीमीटर पर देख सकते हैं, और दूरस्थ वो है अनंत अनंत तक देख सकते हैं। उसके आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न की संरचना सूत्र बनाइए। पहला है ब्यूटेन। ब्यूटेन यानी वही फॉर्मूला CnS2n+2। तो ब्यूट का मतलब 4, 4 दूना 8, 8 + 2 10। तो ब्यूटेन का सूत्र तो ये हुआ। इसका संरचना सूत्र बनाना है, 4C बनाओ, 4C, एक ऊपर एक नीचे, फिर शेष में क्या हाइड्रोजन पूरा बना दो। ये किसकी संरचना हुई, ब्यूटेन की। समझ में आया होगा। दूसरा है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल की संरचना बनानी है, तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है, क्या होता है, CH3COOH, CH3COOH। CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये होगा एथेनोइक अम्ल। उसके बाद में प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र के तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है। उसके आगे पादप के 3 हार्मोनों के नाम बताइए। तो ऑक्सिन, जिब्रेलिक, साइटोकाइनिन और एथाइलिन, ये सारे इसी के पादप हार्मोन है। डीएनए प्रतिक्रिया बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है। तो डीएनए प्रतिक्रिया बनाना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि वंशागत गुणों युक्त संतान प्राप्त करने के लिए ऐसा किया जाता है, वंशागत गुणों युक्त संतान प्राप्त करने के लिए। अब 7वां क्वेश्चन है इसका, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। क्योंकि यह सदैव सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए। क्यों, ये सदैव सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए। आगे वाला क्वेश्चन लघुरात्मक क्वेश्चन है, निम्न रासायनिक समीकरण को हल कीजिए या समीकरणों को संतुलित कीजिए। मैंने बताया होगा समीकरण संतुलित करना, अगर आपने पहले पार्ट में या रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है पढ़ा होगा तो ये समझ में आया होगा। पहला है, देखना, HNO3 प्लस CaOH का होल 2, फिर CaNO3 का होल 2 प्लस H2O, इसको संतुलित करना है। तो सीधी सीधी हम देखते हैं, पहले यहाँ पर क्या है, HNO3 यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर क्या है, 1 है। तो इसको क्या करेंगे, HNO3, यानी इसको
दो से गुणा कर देंगे, इसको दो से गुणा करेंगे, और फिर क्या करेंगे, इसको भी दो से गुणा कर देंगे। तो अब देखो संतुलित है, दो एच एन ओ थ्री, दो एच एन ओ थ्री, एक सी ए और ओ एच का होल टू। तो ओ एच का होल टू, और यहाँ पर दो एच है तो यहाँ पर चार है, इसमें दो है, इसमें दो ऑक्सीजन है, तो इसको गुणा करने पर इसको दो ऑक्सीजन। यानी कहने का मतलब समीकरण संतुलित है। दूसरा समीकरण इसी में दे रखा है, BaCl2 प्लस H2SO4 बराबर BaSO4 प्लस HCl। अब इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर Cl2 दिख रहा है तो Cl2 करना है, तो इसको दो से गुणा करने पर संतुलित हो जाएगी। इसी में तीसरा क्वेश्चन है, Al प्लस CuCl2 क्या बनेगा, AlCl3 प्लस Cu। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर Cl3 है और यहाँ पर दो है, तो इसको तीन से गुणा कर देंगे, इसको किस से करेंगे, दो से गुणा कर देंगे, Cu को फिर तीन से गुणा कर दिया जाएगा और Al को दो से, तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब है चौथा क्वेश्चन, क्लोरो अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, इसे ही क्लोरो अभिक्रिया कहते हैं। समीकरण देख लो, क्लोरो अभिक्रिया, क्लोर सार 2NaCl प्लस 2H2O 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ये NaCl सोडियम क्लोराइड होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में वियोजित हो जाएगा विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, इसे ही क्लोरो सार अभिक्रिया कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछा है, आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं, कि आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक इसलिए उच्च होते हैं क्योंकि इनके मध्य आयनिक आयनिक आकर्षण बल पाया जाता है। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो इसका गलनांक भी उच्च होगा। अब आपको इसी में पूछा है, ऑक्सीजन और MgCl की संरचना बनाई, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो ये भी आपको बताया हुआ है, ऑक्सीजन की और MgCl2 की, देख लो। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के बारे में कोर्स में आपको पता है कितने होते हैं, 8 नंबर का तत्व है और 6 बार होते हैं। इन 6 को मिलाने पर, 6 में 2 मिलाने पर 8 हो गए कंप्लीट, और इन दोनों को मिला देने पर कंप्लीट। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन द्विबंध पाया जाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य। उसी के अकॉर्डिंग MgCl2 की पूछी है, MgCl2 ये देखेंगे, Mg को इधर लिख दो, एक होता है अधिकतम इस तरफ, एक अधिकतम इस तरफ, Cl क्लोरीन में 7 होते हैं, इस तरफ और क्लोरीन दो, एक इधर रखो, दो इधर, फिर दो इधर, एक क्लोरीन में पूरा करना है तो इसको कर लो, इसका एक क्लोरीन पूरा कर लो, 8 8 तक पूर्ण हो रहे। और फिर क्या रहा मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम 12 नंबर का है, सॉरी सॉरी, एक मिनट, साथ साथ करने हैं हमें, इस तरफ 3 3 लेने होंगे। फिर क्या होगा, क्लोरीन एक एक ले लेगा, फिर तीन इसके लिए और दो खुद के, तो कितना होगा 8, कुछ इस प्रकार बनेगी, Cl Mg और Cl। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, आगे वाला क्वेश्चन है, साबुन की सफाई
की प्रक्रिया मैंने विस्तार से बताई थी। साबुन में क्या होता है, आयनिक शिरा होता है, वो तो जल से जुड़ा हुआ होता है, और अनायनिक शिरा या कार्बन श्रृंखला वाला शिरा तेलीय पदार्थों के साथ मिलकर मिशेल का निर्माण करता है, और फिर मिशेल बनाता है, और फिर अचानक स्वच्छ पानी में डालने पर वो तेलीय पदार्थ या मेल होता है वो बाहर निकल जाता है। इस प्रकार कुछ साबुन की सफाई की प्रक्रिया थी। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन को समझाइए। पुष्पी जनन में लैंगिक, इसमें क्या होता है, नर युग्मक परागकोश में परागकणों द्वारा निर्मित होते हैं। इस तरीके से शैली कलंक शैली एक अंडाशय से बना होता है, तथा अंडाशय में एक और अधिक अंडाणु होते हैं जो मादा युग्मक का अंडाणु से बीजांड का निर्माण करते हैं। कुछ इस प्रकार इसका आंसर था। आगे परिनलिका को परिभाषित कीजिए। परिनलिका एक त्रिविमीय कुंडली की संरचना होती है। परिनलिका स्प्रिंग की भांति बनाए गए तारों की संरचना होती है, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यही था। इसी में फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, यह इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। इसमें अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि इसमें आपकी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करे, तथा मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को प्रभावित करे। तो अंगूठा किसको करेगा, अंगूठा को बल को करेगा, तर्जनी किसको करेगी, तर्जनी करेगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा क्या करेगी, विद्युत धारा प्रवाह की दिशा को डिनोट करेगी। यह कुछ बाएं हाथ का नियम था। आगे वाला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की परिभाषा बताइए। तो गोलीय दर्पण वह गोला होता है, यानी गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण की परिभाषा बतानी थी, और एक वक्रता केंद्र की बताओ। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। अब बतानी है मुख्य अक्ष की। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C से गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब बतानी है वक्रता त्रिज्या की। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने पर या मिलाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या R कहलाती है। अब आपको दर्पण सूत्र बताना। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। सभी को समझ में आया होगा। आगे वाला क्वेश्चन, अब आपको बताना है, इसी के अथवा में था अपवर्तन किसे कहते हैं। परावर्तक सतह द्वारा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाने पर, या प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने या गमन करने पर उसकी परावर्तक सतह द्वारा या अपनी दिशा को चेंज करना अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन के नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के बराबर होती है। आगे, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है, इसका अर्थ मैं बड़ा है बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है, तो लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता कैसे कहते हैं, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है। और इसका भी एक रूल है कि ये फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखी है, तो पहले इसको मीटर में चेंज करेंगे 100 का भाग देने पर, तो ये आएगी 0.50। अब इसको इसी सूत्र के अकॉर्डिंग रखेंगे 50, तो ये पॉइंट में, पॉइंट हटाने पर ऊपर दो संख्या बाद पॉइंट था, तो 100, 50 का भाग 100 में 2 बार 2d, डी का मतलब होता है डायोप्टर, ये इसका मात्रक होता है। अब है ओम के नियम द्वारा समझाइए वह चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। पहले तो ओम का नियम देखो। ओम का नियम, किसी नियत ताप पर, किसी वस्तु के नियत ताप पर किसी प्रतिरोध के, किसी वस्तु के नियत ताप पर किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। ये ओम का नियम था कि प्रतिरोधों के बीच उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती चिन्ह को हटाने पर R आता है एक स्थिरांक V बराबर I R, यही ओम का नियम था। इसमें R बराबर V/I भी लिख सकते हैं, और R की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे।
ये था ओजोन क्या है तथा ये किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रकार प्रभावित करती है। तो आपको ओजोन के बारे में लिख देना है कि ये एक परत होती है। इसमें आजकल क्या होता है, पोल्यूशन की वजह से छेद होने लगे हैं, जो भी है इसके बारे में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप लिख सकते हो। उसके आगे वाला क्वेश्चन लास्ट 13वां क्वेश्चन, निम्नदात्मक क्वेश्चन में पहला था स्वपोषी किसे कहते हैं। 6वीं क्लास से पढ़ रहे हो। जो अपना पोषण खुद करते हैं या अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें ऐसे पोषण को क्या कहते हैं, स्वपोषण। विषम पोषण, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जो अपना भोजन जो अपना भोजन भोजन स्वयं नहीं बनाते या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, विषम पोषी। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें सिराएं और धमनियां क्या करती है, या सिराओं और धमनियों में अंतर बताइए। तो सिराएं, धमनियों का कार्य होता है हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के प्रत्येक अंग तक ले जाना। धमनी का कार्य क्या होगा, शरीर से शुद्ध रक्त को, यानी हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के अन्य भागों में ले जाना। और शिराओं का कार्य क्या होगा, शिराओं का कार्य होगा अशुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर से वापस हृदय में एकत्रित करना। तो ये कुछ इस प्रकार क्वेश्चन था। अब है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। तो आप बना ही सकते हो। श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, तीनों में से एक ही पूछा है। कौन सा, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र ऐसे ही ट्राई कर रहे हैं। इसको अमाशय बोला जाता है, अमाशय। इसको यकृत, शरीर का सबसे बड़ा भाग। इसको ग्रास नली, ग्रास नली। इसको मुख्य मुख गुहा। इसको छोटी आंत या शुद्रांत। इसको बड़ी आंत या बृहदांत्र। इसको मलाशय। और इसको मलद्वार। कुछ इस प्रकार था। आई होप, उम्मीद करेंगे कि आपको क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप क्या है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, स्टूडेंट पावर दिखाओ कि आपने कितना उन्होंने क्लास को, ना तो आप 1000 व्यूज तक ले जाते हो, ना ही वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, और ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो। अगर अगर लाइक यानी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।